हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का वीकेपी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप वीकेपी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां पर आप भारत का भौतिक प्रदेश का वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मजे आने वाले हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश सर्वप्रथम अपन देखें तो प्रो वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, सबसे पहले अपन देखें तो प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, जिसका पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। तो प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 1968 में किया गया था, इस पुस्तक के माध्यम से प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि भौगोलिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट आता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। नेक्स्ट आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। इस तरह से प्रो वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना। ये तो 1968 की बात हुई थी। 1971 में डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को 2 प्रदेशों में विभक्त किया था। राजस्थान को 2 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। पहला तो महान मरुभूमि और दूसरा भाग किया था राजस्थान बंग।
प्रोवीसी डॉक्टर रामलोचन के अनुसार देखें तो 1971 में डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को दो भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया था, महान मरुभूमि और राजस्थान बांगर। इसके बाद में 4 उपभागों में बांटा, 4 उपभागों में विभाजित किया और इसके बाद अंत में 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया था। ये तो था 1971 की बात डॉक्टर रामलोचन के अनुसार। इसके बाद 1994 की बात हम देखें तो 1994 में प्रो तिवारी तथा HM सक्सेना इनके अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें आता है पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, नेक्स्ट आता है अरावली प्रदेश, नेक्स्ट आता है पूर्वी मैदानी भाग और नेक्स्ट 4 आता है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इस तरह से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये बात आपको क्लियर रखना है। 1968 में प्रोवीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम, 1971 में डॉक्टर रामलोचन के अनुसार और 1994 में प्रो तिवारी या HM सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले अब हम आज लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा उपोष्ण दृष्टि से हम देखें तो 9वां बड़ा मरुस्थल है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण जो है ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग आता। तो पहला पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में हम पहली जानकारी लेते हैं। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये मेन बात है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये आपको क्लियर रखना है, याद रखना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका पूर्वी भाग है, तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश ये हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत में अपन देखें तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अपने राजस्थान में है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत में जो मरुस्थल विस्तृत है उसका 62% भाग राजस्थान में स्थित है। ये बात आपको क्लियर रखना है। ये बात आपको क्लियर रखना है। यह क्षेत्रफल अपन देखें तो इसका क्षेत्रफल आता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आता है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्ण दृष्टि से अपन देखें 9वां बड़ा मरुस्थल है। तो ध्यान रखना,
1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये थारके मरुस्थल का क्षेत्रफल है जो राजस्थान में स्थित है। तो भारत का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि 62% राजस्थान में स्थित है। भारत में जो मरुस्थल है उसका 62% इस राजस्थान में स्थित है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में है। विश्व की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है वो 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्ण दृष्टि से देखें तो 9वां बड़ा मरुस्थल है। थारके मरुस्थल की हम बात करें तो थारके मरुस्थल की लंबाई जो आती है, लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई देखें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर आता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी बात करें तो औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर आती है। ये बात आपको क्लियर रखना है। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है, सामान्य ढाल जो आता है उत्तर दक्षिण से, पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, इसका सामान्य ढाल आता है पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, ये इसका सामान्य ढाल आता है। तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि भारत में स्थित मरुस्थल का 62% मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। विश्व में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्ण दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। इसकी लंबाई अपन देखें तो 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर आती है, ऊंचाई हम देखें तो 200 से 300 मीटर आती है। ऊंचाई हम देखें तो 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। और भी बात हम करें तो इसका ढाल जो आता है पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सामान्यतः ढाल आता है। और भी हम बात करें तो थारके मरुस्थल में भारत की 145 डेजर्ट ब्लॉकों में से 85 डेजर्ट ब्लॉक अपने राजस्थान में स्थित है। ये ध्यान रखना आपको। भारत के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 डेजर्ट ब्लॉक थारके मरुस्थल में स्थित है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी जो आती है, प्रमुख नदी वो लूनी नदी आती है। प्रमुख जो अभयारण्य आता है, प्रमुख अभयारण्य उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख अभयारण्य आता है राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का प्रमुख अभयारण्य आता है। प्रमुख नदी आती है लूनी नदी। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता वाला मरुस्थल है। दूसरी बात हम करें, राजस्थान की आधारभूत चट्टानों का वर्णन जो है A.M. हेरोन ने किया था। राजस्थान की आधारभूत या प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है A.M. हेरोन ने किया था। ये सारी बातें आपको क्लियर रखना है। तो ये हमारा थारका मरुस्थल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है, जलवायु वो शुष्क जलवायु पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी, तो यहाँ पर मिट्टी की रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा होती है 0 से
50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर करना है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले स्थित हैं। 12 जिले स्थित हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप उतार लीजिए, आगे चलते हैं। इस तरह से हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो आती है 200 से 300, इसकी 300 किलोमीटर आती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो आती है 200 से 300 मीटर आती है। देखिए, यह हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यह हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इधर उत्तर आता है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इधर से अपन देखें पश्चिम से पूरब, इसकी चौड़ाई जो आती है वो 300 किलोमीटर आती है, 300 किलोमीटर। और ये जो लंबाई आती है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब, ये जो लंबाई आती है ये 640 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, यहां पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान, और ये जो है ये थार का मरुस्थल है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से थार का मरुस्थल पाकिस्तान से अलग होता है। और ये जो पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। थार के मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है ये थली कहलाता है और थार के मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है ये तली कहलाता है। थार के मरुस्थल का उत्तरी भाग थली कहलाता है, थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग तली कहलाता है। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो थार का मरुस्थल है, यहां पर जो ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है थार के मरुस्थल को अरावली पर्वतमाला से अलग करता है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को अलग करती है। और ये जो थार का मरुस्थल है, यहां पर ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। देखिए, ये हमारा थार का मरुस्थल आता है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, ये अरावली प्रदेश हो गया, और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये वाला भाग होता है महान मरुभूमि, महान मरुभूमि, और ये वाला भाग होता है राजस्थान बांग्ला, राजस्थान बांग्ला। इस थार के मरुस्थल पे अपन देखें तो इस थार का मरुस्थल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है माय डियर? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 2/3 भाग राजस्थान में थार के मरुस्थल में स्थित है। 2/3 यानी कि थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल आता है 61.11%, ये थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल आता है। और इस थार के मरुस्थल में राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या इस थार के मरुस्थल में निवास करती है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, महान मरुभूमि और राजस्थान बांग्ला। अब हमारे सामने आ गया महान मरुभूमि और राजस्थान बांग्ला। तो सबसे पहले महान मरुभूमि के बारे में जानकारी लेते हैं। महान मरुभूमि क्षेत्र, तो कुल थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल आता है माय डियर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसमें से महान मरुभूमि
उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना आता है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आता है। और इस 1,75,000 वर्ग किलोमीटर को दो भागों में बांट दिया, महान मरुभूमि और दूसरा भाग है इसका राजस्थान बांगर। पहला भाग हो गया महान मरुभूमि और दूसरा भाग हो गया राजस्थान बांगर। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, तो महान मरुभूमि का जो क्षेत्रफल आता है वो तो आता है 1,00,000 और राजस्थान बांगर का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 75,000। महान मरुभूमि का क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर आता है। महान मरुभूमि में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु। और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। 0 से 25 सेंटीमीटर महान मरुभूमि के अंतर्गत आती है। राजस्थान बांगर है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है माय डियर, वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो महान मरुभूमि है, इस महान मरुभूमि को दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा भाग हो गया हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो युक्त प्रदेश हो गया और एक मुक्त प्रदेश हो गया। थार के मरुस्थल में ध्यान रखना 58.50% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 58.50% बालू का स्तूप पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में। और कुछ अस्थायी जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें धोरे कहते हैं। अस्थायी बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें धोरे कहते हैं। इस तरह से ये राजस्थान बांगर है। राजस्थान बांगर को 4 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया गग्गर बेसिन, दूसरा हो गया शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और इसका नेक्स्ट भाग आता है लोनी बेसिन। इस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से, किस किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ में, और भी बहुत मजे आने वाले हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको राजस्थान का भौतिक प्रदेश क्लियर कराने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, पूरा वीडियो देखना है, जाना नहीं है आपको, बने रहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, पहला भाग जो आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश उसे कहते हैं जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो देखते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप ये पवनों की दिशा के लंबवत समांतर पाए जाते हैं। पवनों की दिशा के लंबवत समानांतर श्रेणियों में पाए जाते हैं, जिन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। और इनकी जो ऊंचाई आती है 10 से 60 मीटर की ऊंचाई आती है। वो तो होते हैं
पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पवनों की दिशा के लंबवत समांतर श्रेणियों में किस प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं, तो पवनानुवर्ती बालुका स्तूप बनते हैं। ये बात आपको क्लियर रखना है। और ये पवनानुवर्ती बालुका स्तूप जो है ये बीकानेर, बाड़मेर इन जिलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बालुका स्तूप है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो है पवनों की दिशा के समकोण पर पाए जाते हैं। पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इस तरह से पवनों की दिशा के ये समकोण पर बनते हैं। इस तरह के जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। और ये पवनों की दिशा के, यानी कि इस तरह से जब पवन चलती हैं तो इस तरह से जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। और जब पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं उन्हें लंबवत अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। इन बालुका स्तूपों की जो ऊंचाई होती है 20 से 40 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट बालुका स्तूप आते हैं बरखान। बरखान बालुका स्तूप ये क्या होते हैं, ये गतिशील होते हैं, रंध्र युक्त होते हैं। गतिशील बरखान बालुका स्तूप जो है अत्यधिक गतिशील होते हैं, रंध्र युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप को बरखान बालुका स्तूप कहते हैं। और ये अत्यधिक गतिशील और रंध्र युक्त बालुका स्तूप को बरखान बालुका स्तूप कहते हैं। और भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं जैसे तारा बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूपों को नाम याद रखना है। 3 बालुका स्तूप हैं, ये मोस्टली हैं। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप। ये अत्यधिक गतिशील और रंध्रयुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तारा बालुका स्तूप, इनका नाम याद रखना है। तारा बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप, बर्खोनोइडस बालुका स्तूप, बर्खोनोइडस बालुका स्तूप, स्क्रकापिज बालुका स्तूप। इस तरह से ये सभी बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो इस तरह से बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट चलते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश उसे कहते हैं जहां पर रेत के टीले नहीं बनते हैं। जहां पर रेत के टीले नहीं बनते हैं, नहीं पाए जाते हैं, वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाते हैं। दूसरा भाग आता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं, तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का जो मेन आता है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, ये आकलवुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है। जैसलमेर के आकल गांव में स्थित। ये बात आपको क्लियर लग रहा है। आकलवुड फॉसिल पार्क ये बहुत फेमस है, लकड़ियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा पार्क है, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो जैसलमेर जिले के आकल गांव में स्थित है। यहीं जैसलमेर जिले के लाठी सिरिज क्षेत्र में, लाठी सिरिज क्षेत्र एक भूमिगत जलपट्टी है। भूमिगत जलपट्टी, इस भूमिगत जलपट्टी की खोज जो है काजरी के वैज्ञानिकों ने, काजरी के वैज्ञानिकों ने की। भूमिगत जलपट्टी, और इसी भूमिगत जलपट्टी के नीचे अवसादी सेल समूह का समय है। अवसादी सेल समूह स्थित है, समूह का समूह स्थित है, और जिसके नीचे चांदन गांव में
थार का घड़ा स्थित है, यानी कि जल भंडार है। अवसादी शैल समूह के नीचे जल भंडार है, इस जल भंडार को थार का घड़ा कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं। और ये थार का घड़ा चांदन गांव में स्थित है, अतः इस थार के घड़े को चंदन नलकूप के नाम से भी जाना जाता है, चंदन नलकूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र आता है, इस लाठी सीरीज क्षेत्र में पोकरण जिला आता है, जैसलमेर जिले का पोकरण जिला, और इस पोकरण जिले में लाठी सीरीज क्षेत्र है। यहीं पर सीवण घास पाई जाती है, और इस सेवण घास में हमारा जो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी गोडावन, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1984 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण घास स्थित है, और इस सेवण घास में राज्य पक्षी गोडावन अपना क्या देता है? अंडा देता है। तो इस तरह से महान मरुभूमि के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट दूसरा भाग आता है इसका राजस्थान बांग्ला। तो इस तरह से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा भाग लेते हैं, राजस्थान बांग्ला। ये देखिए, ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है। ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो इस भाग को हमने पढ़ लिया, और ये वाला भाग तो आता है राजस्थान बांगर। तो राजस्थान बांगर में सबसे पहले आता है शेखावाटी, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट दूसरा आता है शेखावाटी बेसिन। तीसरा जो भाग आता है इसका नागौर उच्च भूमि, और इसका चौथा भाग जो आता है लूनी बेसिन। इनके बारे में जानकारी लेंगे। ये देखिए, ये गग्गर बेसिन है। तो गग्गर बेसिन की प्रमुख नदी जो आती है, गग्गर बेसिन की प्रमुख नदी गग्गर नदी आती है। गग्गर नदी, जिसे बृहस्पति, मृत नदी, सरस्वती नदी आदि के नाम से जाना जाता है। ये गग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कालका श्रेणी से निकलती है, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर निकलकर पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। यहीं पर भद्रकाली माता का मंदिर है। नेक्स्ट बात करें शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन इसके अंतर्गत आप जानते हैं, गग्गर बेसिन के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला आता है। शेखावाटी बेसिन के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं। इन चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले में जो घरों में जल उपयोग के लिए जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जल उपयोग के लिए जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, उन्हें शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ कहते हैं, जोहड़। और जोहड़ का गहरा भाग जो होता है वो नाड़ी कहलाता है। ये बात आपको क्लियर रखना है। घरों में जल के उपयोग के लिए जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं उन्हें जोहड़ कहते हैं स्थानीय भाषा में, और जोहड़ का गहरा भाग जो होता है नाड़ी कहलाता है। शेखावाटी बेसिन, तो यहाँ पर शेखावाटी बेसिन में अपन देखें तो कांतली नदी पाई जाती है, जो सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से निकलकर झुंझुनू जिले तक जाती है। और शेखावाटी बेसिन के अंतर्गत चूरू जिला आता है। चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती। बीकानेर जिला आता है, बीकानेर जिले में भी कोई नदी नहीं बहती। तो राजस्थान के मात्र दो ऐसे जिले हैं, झुंझुनू, वो चूरू और बीकानेर, जहां पर कोई नदी नहीं बहती। नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, कुबड़ पट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहां पर फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, और इस रोग के कारण मानव के शरीर की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसी टेढ़ी मेढ़ी के कारण इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन यहाँ पर इसकी प्रमुख नदी जो आती है, प्रमुख नदी लूनी बेसिन की प्रमुख नदी लूनी नदी आती है, जो अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई ये गुजरात के कच्छ जिले तक जाती है। ये पश्चिमी थार मरुस्थल की प्रमुख नदी आती है। पश्चिमी थार मरुस्थल की प्रमुख नदी जो है वो लूनी बेसिन आती है। इस तरह से दोस्तों आज हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानकारी ली। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।